जय भीम दोस्तों। भारत की धरती पर कई योद्धा पैदा हुए। कुछ ने तलवार उठाई, कुछ ने कलम उठाई और कुछ ने जंगल को अपना किला बना लिया। एक ऐसा ही नाम है वीरप्पन गोंड। मीडिया ने उसे डाकू कहा, सरकार ने आतंकवादी कहा, लेकिन आदिवासियों ने उसे रक्षक और महायोद्धा कहा। सोचिए जरा, 17 साल का एक नौजवान जो जंगल से निकलकर पूरी सत्ता को चुनौती दे देता है। उसके नाम से बड़े बड़े अफसर कांपते थे और शोषित पीड़ित समाज उसे अपना मसीहा मानता था। क्योंकि जहां सरकारें और प्रशासन आदिवासियों को सुरक्षा नहीं दे सके, वहीं वीरप्पन ने उन्हें मजदूरी का पूरा हक दिलवाया, बलात्कार और अत्याचार से मुक्ति दिलाई और शोषण करने वालों को सजा दी। लेकिन सवाल यह है, अगर वह सिर्फ डाकू था, तो क्यों उसकी मांगें गरीबों और मजलूमों के लिए थीं? क्यों उसके जाने के बाद भी आदिवासी उसे याद कर आंसू बहाते हैं? और क्यों उसकी मौत के बाद भी लोग कहते हैं, हमने एक बेटा खो दिया है? दोस्तों, आज हम आपको वीरप्पन गोंड की वही कहानी बताएंगे जिसे सत्ता और मीडिया ने दबा दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली आतंक कौन था, वीरप्पन या फिर मनुवादी व्यवस्था। दोस्तों, जब किसी समाज को बार बार दबाया जाता है, उसकी मेहनत लूटी जाती है, उसकी बहनों बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती, तो वहां से या तो एक गुलाम पैदा होता है या फिर एक बागी। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे जंगलों से निकला वही बागी था वीरप्पन गोंड। गरीबी और अपमान उसके बचपन के साथी थे। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो जंगल से लकड़ी और चंदन लाकर किसी तरह परिवार का पेट पालते। लेकिन उस कमाई में से भी आधा हिस्सा पुलिस और अफसर रिश्वत में खा जाते। गांव के आदिवासियों को मजदूरी के नाम पर धोखा मिलता और जब औरतें शिकायत करने जाती तो पुलिस ही उन्हें डराती धमकाती। छोटे से वीरप्पन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह बार बार सोचता, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारी मेहनत का कोई मोल क्यों नहीं है? हमारी औरतों की इज्जत क्यों सुरक्षित नहीं है? लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी अपनी बहन को ब्राह्मण श्रीनिवासन ने धोखा दिया। प्यार का झांसा, गर्भवती बनाकर त्याग देना और फिर खुलेआम मजाक उड़ाना, यह सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान था। यहीं से वीरप्पन के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को कभी नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, यही था वह पल जब वीरप्पन ने पहली बार बंदूक उठाई। उसने श्रीनिवासन को मौत के घाट उतार दिया। उसका अंत क्रूर था, लेकिन यह अंत सिर्फ एक इंसान का नहीं था। यह अंत था उस सोच का जो आदिवासी और दलित समाज को हमेशा नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन सवाल उठता है, क्या वीरप्पन ने बंदूक अपनी बहन का बदला लेने के लिए उठाई थी या फिर उस पूरे समाज के लिए जो सदियों से अपमान झेल रहा था? दोस्तों, यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसे सरकार और मीडिया ने डाकू कहकर बदनाम कर दिया। लेकिन असलियत यह थी कि उसने बंदूक आत्मरक्षा के लिए उठाई, इंसाफ दिलाने के लिए उठाई और अपने समाज की गरिमा बचाने के लिए उठाई। धीरे धीरे जंगल उसका किला बन गए। वह हर आदिवासी के लिए रक्षक बन गया, लेकिन सत्ता और पुलिस के लिए खतरा। और यहीं से पैदा हुआ डाकू वीरप्पन का नाम। लेकिन दोस्तों, क्या वह सच में डाकू था या फिर मजबूरी का योद्धा? इसका जवाब तब मिला जब उसने सत्ता से सीधी लड़ाई लड़ी और अपने समाज के लिए मांगे रखी। दोस्तों, वीरप्पन अब केवल जंगल का राजा नहीं रहा था। अब उसका नाम सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका था। उसकी बंदूक सिर्फ आत्मरक्षा का हथियार नहीं थी, बल्कि आदिवासी समाज की आवाज बन चुकी थी। और फिर आया वह पल जिसने पूरे भारत को हिला दिया। वीरप्पन ने अपहरण कर लिया दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्म अभिनेता राजकुमार का। पूरा मीडिया, पुलिस और प्रशासन पागल हो गया। सरकार ने कहा, वीरप्पन पैसे के लिए अपहरण करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसने इस अपहरण के बदले क्या मांगा? उसने करोड़ों रुपए नहीं मांगे, उसने हीरे जवाहरात नहीं मांगे, उसने मांगे रखी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। वीरप्पन ने सरकार के सामने 10 मांगे रखी, जो सुनकर साफ हो जाता है कि वह डाकू नहीं, बल्कि जनता का नेता था। उसकी मांगें थीं। पहली मांग, कावेरी नदी का पानी जब तक विवादित है, तब तक कर्नाटक सरकार हर माह तमिलनाडु को 250 टीएमसी पानी दे। सोचिए दोस्तों, एक डाकू की पहली मांग भी जनता की प्यास बुझाने के लिए थी। दूसरी मांग, सन 1991 में कावेरी विवाद पर हुए पुलिस फायरिंग में जो तमिल लोग मारे गए थे,
उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, स्पेशल टास्क फोर्स ने जो आदिवासियों पर अत्याचार किए, उनकी जांच सदाशिव आयोग ने की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित आदिवासियों को 5 से 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग, टाडा कानून के तहत बंद किए गए 51 निर्दोष आदिवासियों को तुरंत रिहा किया जाए। पांचवी मांग, पुलिस ज्यादतियों में मारे गए 9 अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को न्याय मिले और मुआवजा दिया जाए। छठी मांग, नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय की पत्तियां तोड़ने वाले मजदूरों को प्रति किलो 15 रुपये की दर से मेहनताना मिले। सातवीं मांग, तमिल समाज सुधारक और कवि थिरुवेल्लुर की मूर्ति बेंगलुरु में स्थापित की जाए। आठवीं मांग, तमिल नेशनल लिबरेशन आर्मी के 5 कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया जाए। नौवीं मांग, कर्नाटक में तमिल भाषा को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 10वीं मांग, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या किसी डाकू की मांगें ऐसी होती हैं? क्या कोई तस्कर सरकार से यह कहता है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाओ, आदिवासियों को न्याय दो, भूखे प्यासे तमिल समाज को पानी दो? असल में यह लड़ाई केवल वीरप्पन की नहीं थी। ये लड़ाई थी उस पूरे समाज की जिसे हमेशा दबाया गया, जिसकी आवाज हमेशा दबा दी गई। और यही कारण था कि सरकार और मीडिया ने मिलकर उसे सिर्फ चंदन तस्कर कहकर बदनाम किया। क्योंकि अगर जनता को यह पता चलता कि वीरप्पन असल में उनके लिए लड़ रहा है, तो वह जंगलों से निकलकर पूरे देश के बहुजनों का हीरो बन जाता। दोस्तों, सोचिए, क्या यही कारण था कि सत्ता उसे खत्म करने पर उतारू हो गई? क्योंकि उसकी बंदूक से निकली गोलियां तो कुछ लोगों को मार सकती थीं, लेकिन उसकी मांगें पूरे सिस्टम को हिला सकती थीं। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल जंग तो तब शुरू हुई जब वीरप्पन ने अपनी मांगों से सरकार को आईना दिखा दिया। आपने गौर किया होगा, रणवीर सेना जैसे कातिल गिरोह, जिन्होंने 150 से भी ज्यादा दलितों का कत्ल किया, उन पर कभी कोई स्पेशल टास्क फोर्स नहीं बनी। उनकी ज्यादतियों पर मीडिया ने कभी 24 घंटे बहस नहीं की। लेकिन वीरप्पन के लिए पूरी फोर्स खड़ी कर दी गई। जंगल के जंगल सैनिकों से भर दिए गए। क्यों? क्योंकि वीरप्पन ने कभी किसी निर्दोष दलित या आदिवासी को नहीं मारा। उसने बंदूक चलाई तो सिर्फ उन पर जो बलात्कारी थे, जो अत्याचारी थे, या फिर जो मनुवादी सत्ता के आदेश पर उसके समाज का खून चूसने आए थे। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? कभी दस्यु, कभी चंदन तस्कर, कभी जंगल का आतंक। क्योंकि अगर वे सच दिखाते तो जनता पूछती, अगर वो डाकू था तो उसकी मांगें मजदूरों और किसानों के लिए क्यों थीं? उसकी लड़ाई पानी और न्याय के लिए क्यों थी? और दोस्तों, जब सिस्टम किसी से डरता है तो सबसे आसान रास्ता होता है उसकी मौत। सन 2004 अक्टूबर की रात सरकार ने ऐलान किया, वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पूरे देश में फैला दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गवाह बताते हैं कि वीरप्पन को धोखे से बेहोशी की दवा दी गई। उसके ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी की, और जब वह बेसुध पड़ा था, तब स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए सुनना आसान नहीं है। उस पर अमानवीय यातनाएं दी गईं। उसके हाथ पैर कुचल दिए गए, उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उसकी हथेलियां जला दी गईं, यहां तक कि उसका मर्दानगी का अंग तक काट दिया गया। दोस्तों, सोचिए, अगर वह सच में एनकाउंटर में मारा गया होता तो उसके शरीर पर यातना के इतने निशान क्यों थे? क्यों उसके परिवार को उसकी अंतिम संस्कार की अनुमति तक नहीं दी गई? क्यों उसकी लाश को जल्दबाजी में जलाने की कोशिश की गई? जवाब साफ है। सरकार और मीडिया ने मिलकर झूठी कहानी गढ़ी, ताकि जनता यह न जान सके कि वीरप्पन कैसे मारा गया, ताकि आदिवासियों की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, क्या सच को कभी दबाया जा सकता है? आज भी वीरप्पन की मौत की कहानी आदिवासी समाज के दिलों में सवाल छोड़ती है। कौन असली डाकू था, वीरप्पन या वो सत्ता जो इंसाफ मांगने वालों को मिटा देती है? दोस्तों, वीरप्पन गोंड की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो सदियों से आदिवासी और बहुजन समाज झेलता आया है। मीडिया और सत्ता ने हमें हमेशा यही बताया कि वीरप्पन एक डाकू था, एक चंदन तस्कर था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसकी जिंदगी हमें यह बताती है कि उसने बंदूक अपराध के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज की गरिमा और हक के लिए उठाई थी।
उसकी मांगें मजदूरों के लिए थीं। उसकी बंदूक बलात्कारियों और अत्याचारियों पर चली थी। उसका खौफ उन मनुवादियों के लिए था जिन्होंने आदिवासियों को इंसान समझना ही बंद कर दिया था। फूलन देवी को भी मीडिया ने दस्यु सुंदरी कहकर बदनाम किया, जबकि उसने बलात्कार का बदला लिया था। वीरप्पन को भी तस्कर और आतंकवादी कहा गया, जबकि उसने आदिवासियों को मजदूरी और सुरक्षा दिलाई। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा छलावा है यह। जो असल में जनता के लिए लड़ता है, उसे अपराधी बना दिया जाता है, और जो जनता का खून चूसते हैं, वे मंत्री, अफसर और सम्मानित कहलाते हैं। आज भी वही हालात कायम हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर से लेकर मध्य भारत तक, आदिवासियों और बहुजन समाज को आतंकवादी, नक्सली या उग्रवादी कहकर मारा जा रहा है। असल में मारा जा रहा है उनकी आवाज, उनकी आजादी की चाह, उनका हक। दोस्तों, हम अगर शहर में रह रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि हम सुरक्षित हैं। मनुवादी व्यवस्था हर जगह है। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके स्कूल कॉलेज में, यहां तक कि आपके बच्चों के भविष्य में भी। तो सवाल यह है, क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे जबकि हमारे अपने समाज के लोग मारे जा रहे हैं, शोषित हो रहे हैं? या फिर हम आवाज उठाएंगे उस सच के लिए जिसे दबाया जाता है? अगर आप भी मानते हैं कि वीरप्पन गोंड सिर्फ डाकू नहीं था, बल्कि अपने समाज का योद्धा था, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह आवाज और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम यह सच और भी लोगों तक पहुंचाएं, तो सुपर थैंक्स या नीचे दिए गए क्यूआर कोड के जरिए हमारी मदद जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सच की आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, तो ये आवाज गूंज बनकर पूरे देश को हिला सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।